नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के 5 शहरों के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत 3 विमान सेवाएं शुरू। लोक आस्था का छठ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को लागू करने के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कृतज्ञ राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें करीब 8,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि हम सरदार पटेल को भारत के भविष्य में योगदान करने के लिए याद करते हैं। यह जो दौड़ जहां से शुरू हो रही है, देश में हजारों जगह पे इसी प्रकार की दौड़, संकल्प लेने की दौड़, सरदार के रास्ते पर चलने का संकल्प लेने की दौड़ होने वाली। मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज सरदार साहब की कल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश संकल्पवान हुआ है और इसका नतीजा हम सबके सामने है। आज देश पूरी दुनिया के सामने गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर खड़ा है। अपने आजाद भारत की कल्पना जो स्वतंत्र सेनानियों ने की थी, उस कल्पना के अनुरूप भारत के निर्माण को हम करते हुए 75वीं साल के मकाम पर खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 साल के अंदर हम हमारे स्वतंत्र सेनानियों की कल्पना को संपूर्ण रूप से चरितार्थ कर आजादी की शताब्दी मनाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एकता दौड़ को रवाना किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह और सीबीएसई विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और छात्र भी एकता दौड़ में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देंगे। वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे। इस अवसर पर एनसीसी हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं विषय पर विशेष कार्यक्रम का प्रदर्शन करेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी से आज सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष ये व्याख्यान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सक्षम भारत सशक्त भारत विषय पर दिया है। इसे रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो सहित आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण ट्विटर पर एआईआर न्यूज अलर्ट, न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार रात 10 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आज एक अन्य कार्यक्रम सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शाम 4:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के पिछले संस्करणों के अंश भी शामिल होंगे। सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 1955 से आकाशवाणी द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। गुजरात में कल शाम मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से राहत और बचाव कार्य चरम पर हैं। दुर्घटना में 140 लोगों के मारे जाने की आशंका है। घायलों का राजकोट और मोरबी में इलाज चल रहा है। राजकोट के पुलिस महानिरीक्षक अशोक यादव ने बताया कि दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों की जांच के लिए विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक 170 से अधिक लोगों को बचाया है। ये पुल मरम्मत कार्य के बाद 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया था। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। एनडीआरएफ की 5 टीमों के साथ साथ एसआरपी, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, नौसेना, एयरफोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें कल शाम से ही मच्छू नदी में से लोगों को बचाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल रात मोरबी में बचाव अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने घटना के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राजकोट सिविल अस्पताल में घायल लोगों के लिए स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। इस दुखद घटना को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने 1 नवंबर को होने वाला स्नेह मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हादसे के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी परिवर्तन संकल्प रैली रद्द की है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस त्रासदी से वे आहत हैं और उन्होंने पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर गहन निगरानी रखने तथा प्रभावित लोगों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा है। प्रधानमंत्री ने मोरबी हादसे के संबंध में मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रशासन को घायलों के तुरंत उपचार के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के समय पुल पर लगभग 400 लोग थे। इस पुल को नवीनीकरण के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। 4 दिवसीय सम्मेलन नौसेना कमांडरों को संस्थागत फोरम के माध्यम से सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मंच प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र और विश्व के अन्य भागों में तेजी से बढ़ रही सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण इस सम्मेलन का अपना महत्व है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान तथा सेना और वायुसेना प्रमुख भी नौसेना कमांडरों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नौसेना प्रमुख नौसेना कमांडरों के साथ पिछले कुछ महीनों में नौसेना द्वारा शुरू किए गए प्रमुख संचालन कार्यक्रमों, सामग्री, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहल से संबंधित भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में इस क्षेत्र की भू सामरिक स्थिति तथा नौसेना की तैयारियों पर भी बातचीत होगी। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के 5 शहरों से 3 नई उड़ानें शुरू की गई हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन उड़ानों का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम आरसीएस उड़ान के अंतर्गत इम्फाल और आइजोल के बीच विमान सेवा सप्ताह में 5 बार संचालित की जाएगी, जबकि शिलांग और लीलाबाड़ी के बीच सप्ताह में 4 दिन उड़ान संचालित होगी। लीलाबाड़ी और जीरो के बीच भी सप्ताह में 2 दिन उड़ान भरी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर से पुणे की यात्रा अब 8 घंटे में हो सकेगी। उन्होंने बताया कि नागपुर से पुणे जाने वाले यात्रियों की असुविधा को देखते हुए नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को नए प्रस्तावित पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सेस कंट्रोल
ग्रीन एक्सप्रेस वे से छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से जोड़ा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार। इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना ना भूलें। यदि टीडीएस टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, केवल फॉर्म 26Q फाइल करने की नियत तिथि 31 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2022 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के 5 शहरों के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत 3 विमान सेवाएं शुरू। लोक आस्था का छठ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम लागू करने के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड खरा सोना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आरंभ कार्यक्रम के चौथे चरण के पूरा होने पर 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बनासकांठा में थराड़ में करीब 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ने कल केवड़िया में 2 पर्यटक स्थल मेज गार्डन भूल भुलैया और मियावाकी फॉरेस्ट राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कम लागत से गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण क्षमता, वैश्विक मानक, प्रतिस्पर्धी माहौल और व्यापार सुगमता के साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में कल C295MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से देश परिवहन विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा और भविष्य में यात्री विमान भी बना सकेगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजना $25 बिलियन के रक्षा उत्पादों के विनिर्माण और $5 बिलियन के रक्षा उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि वडोदरा में बनने वाले परिवहन विमान न केवल सेना को सशक्त बनाएंगे
बल्कि देश में विमान निर्माण के लिए एक नई व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहाँ बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहे विमानन क्षेत्रों में से एक है। आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री हवाई सफर के यात्री होने वाले। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि काश कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज आर्थिक सुधारों की एक नई गाथा लिखी जा रही है। भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो है माइंडसेट में बदलाव। आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र से देश में निजी भागीदारी के लिए बनाए जा रहे सकारात्मक माहौल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स से लेकर विमान तक हर चीज का निर्माण देश में हो रहा है। हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है। 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही $3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल $25 बिलियन पार कर जाएगा। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन से अधिक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही है। श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है।
श्री मोदी ने एक साथ 36 वन वेब सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने को एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे पूरे देश में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शक्ति स्थल पर श्रीमती गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्ष 1984 में आज ही के दिन दिल्ली में उनके सुरक्षा गार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में लोक आस्था का पर्व छठ आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश विदेश में रह रहे बिहार के लोग छठ पूजा मनाने के लिए अपने पैतृक स्थानों पर आए हुए हैं। भक्तिपूर्ण माहौल में श्रद्धालुओं ने आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। गंगा, कोसी, गंडक और सोन समेत अन्य नदियों के तटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी समेत मिथिलांचल के कई इलाकों में पारंपरिक लोक गीतों के बीच तालाबों और जलाशयों में खड़े होकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। ठेकुआ, मौसमी फल और अन्य पूजन सामग्रियों के साथ सूर्य देवता को अर्घ्य दिया गया। औरंगाबाद, पटना और नालंदा समेत राज्य के अन्य सूर्य मंदिरों में दूसरे राज्यों से भी लोग छठ महापर्व का अनुष्ठान करने आए। सीमावर्ती इलाकों में नेपाल के श्रद्धालुओं ने विभिन्न नदियों के तटों पर बिहार के श्रद्धालुओं के साथ छठ पर्व मनाया। आस्था के इस महापर्व में धर्म का कोई बंधन नहीं देखा गया। कई मुस्लिम परिवारों ने भी छठ पर्व मनाया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को ब्राजील का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने कड़े मुकाबले में वर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हरा दिया। लुला दा सिल्वा को 50.83% मत मिले, जबकि बोल्सोनारो को 49.17% मत प्राप्त हुए। शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में श्री प्रधान ने कहा कि 2020 की नई शिक्षा नीति में खेलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम इसी भावना के साथ चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें इस खेल के प्रति प्रेरित करना है। श्री प्रधान ने कहा कि इससे देश में 2.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीत लिया है। पेरिस में फाइनल में उन्होंने चीन ताइपेई के लू चिंग याओ और यांग पोहान को 21-13, 21-19 से हराया। पहली बार भारतीय जोड़ी ने इस प्रतियोगिता का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। पुरुष सिंगल्स में वर्तमान विश्व और ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने खिताब जीता। स्पेन में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में एस शंकर मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम को सिंगल्स फाइनल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। खिताबी मुकाबले में शंकर को ताइपान के कुओ कुआन लिन ने पराजित किया। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में यह भारत का 10वां पदक है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। साइना नेहवाल ने 2008 में सिंगल्स खिताब जीता था। और अब आज का मौसम। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में तेज बारिश हो सकती है और बादल भी छाए रहेंगे। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं, बारिश होने की भी संभावना है। लेह और गिलगित में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश या तेज हवाएं चलने का अनुमान है। लेह में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 3 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, अगरतला, आइजॉल, इम्फाल, कोहिमा और शिलंग में सुबह के समय कोहरा
छाया रहा, दिन में आसमान साफ हो जाएगा। ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं, या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। और रवि, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। गुजरात में मोरबी में हुए हादसे की खबर आज अधिकांश अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। जनसत्ता ने लिखा है, 1 सदी पुराना पुल मरम्मत के बाद हाल ही में खोला गया था। इस घटना के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जांच के लिए सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया है। राहत और बचाव कार्यों की भी अखबारों ने चर्चा की है। वडोदरा से प्रधानमंत्री का नया मंत्र मेक फॉर द ग्लोब तथा सौर ऊर्जा की उपलब्धियों को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। परिवहन विमानों का प्रमुख निर्माता बनने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दैनिक ट्रिब्यून और जनसत्ता ने विस्तार से दिया है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 586 टीमें बनाने को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर दिया है। जनसत्ता ने लिखा है, दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब में पराली की हिस्सेदारी। हिन्दुस्तान और राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता पर सुनवाई आज होने की खबर दी है। लोक आस्था के पर्व छठ में कल अर्घ्य देते हुए श्रद्धालुओं के चित्र नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी और दैनिक जागरण ने दिए हैं। लिखा है, व्रती लोगों की श्रद्धा से गूंजते रहे नदियों तालाबों के घाट। हरिभूमि की खबर है, केवड़िया में बना देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया पार्क। 3 एकड़ में श्री यंत्र के आकार में बनाया गया बगीचा। लगभग 1,80,000 पौधे लगाए गए हैं। पत्र लिखता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बनी भूल भुलैया से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी देखी जा सकेगी। जनसत्ता के खगोलीय नजारा शीर्षक से लिखा है, 8 नवंबर को दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 4:30 बजे पृथ्वी की छाया से पूरी तरह ढक जाएगा चंद्रमा। दोपहर 2:39 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। नवभारत टाइम्स ने आज सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में रन फॉर यूनिटी के आयोजन के कारण यातायात परिवर्तन का जिक्र किया है। यातायात पुलिस ने परामर्श जारी कर कहा, जाम से बचने के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में तेजी। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के 5 शहरों के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत 3 विमान सेवाएं शुरू। लोक आस्था का छठ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम लागू करने के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।